हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एक्सपर्ट 2.0 क्लासेस साइंस बाय सरोजिनी। देखो, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले क्लास में बताया था कि हम लोग स्टार्टिंग सबसे पहले केमिस्ट्री से करेंगे, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे से भाग होते हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी यौगिक के, किसी भी सजीव निर्जीव की बॉडी के, चीज़ों के, वो सब केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो केमिस्ट्री से कर रहे हैं। देखो, केमिस्ट्री की जहाँ बात करें, वहाँ हमने आपको बताया था कि हम लोग परमाणु, अणु, यौगिक, तत्व और इनसे रिलेटेड बनने वाली बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है, उनका जो स्टडी होती है, उनका जो अध्ययन होता है, वही हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करें किसी भी पदार्थों के बारे में, तो आपको पता है कि इस दुनिया में कोई सी भी चीज़ कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी हो, वो किसी ना किसी छोटी से छोटी यूनिट से बनी हुई होती है, और उस छोटी से छोटी यूनिट को ही हम लोग परमाणु कहते हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं परमाणु से और समझते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु की खोज कब और किसने कही, इसके बारे में कब किस किसने बताया था, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटम, परमाणु। अपने आसपास की जितनी चीज़ें होती है उनमें अगर आप डिवाइड करते जाओ, तो डिवाइड करते 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 जो सबसे छोटी यूनिट हमें मिलती है उसकी वही परमाणु होती है। देखो, हजारों सालों से अलग अलग साइंटिस्ट इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं और परमाणु के बारे में अपने अपने अलग अलग स्टेटमेंट देते रहे हैं। हालांकि काफ़ी सालों से ही ये सब चल रहा था, परमाणु की खोज करना, परमाणु की संरचना के बारे में बताना, परमाणु के बारे में बताना। इनफैक्ट पहले तो कोई परमाणु नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पहले तो बस जो दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई थी उनका अध्ययन किया जा रहा था कि ये कैसे बनी होगी, किससे मिलकर बनी होगी, इनकी क्या यूनिट होगी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसी दौरान पहले के स्टार्टिंग में जो ऋषि, कुछ साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, वो भी इन चीज़ों पर रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस टाइम 500 ईस्वी में 500 ईस्वी में महर्षि कणाद नाम के ऋषि थे। ये भी साइंस से जुड़े हुए थे, इनको भी साइंस के तथ्यों में बहुत इंटरेस्ट था, साइंस की चीज़ों में, साइंस के बारे में जानने में इनका बहुत ये था। इसीलिए इन्होंने पदार्थों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, उनकी बनावट, उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने 500 ईस्वी में बहुत सारे अध्ययन करने के बाद में ये बताया कि अगर किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाए, तो तोड़ते तोड़ते उसकी लास्ट में जो सबसे छोटी यूनिट आएगी उसे ही परमाणु कहते हैं। यानी महर्षि कणाद के हिसाब से परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी सूक्ष्मतम अविभाज्य इकाई होती है। यानी महर्षि कणाद के हिसाब से परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य होते हैं, और किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन उस समय आपको पता ही होगा कि 500 ईस्वी के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, इसीलिए इनके पास इनकी बातों को प्रूफ करने का कोई प्रमाण नहीं था। इसीलिए ये अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए थे प्रैक्टिकली। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने परमाणु के बारे में और अलग अलग रिसर्च की। उसके बाद में सन 1808 में 1808 में जॉन डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक आए। जॉन डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक आए, इन्होंने परमाणु के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाया। जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 में परमाणु और उसकी संरचना और उससे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत हमें बताया। हालांकि उस टाइम पर भी परमाणु के बारे में सारी डिटेल नॉलेज हमें नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली परमाणु के बारे में बताया था। इसीलिए परमाणु की खोज का श्रेय केवल और केवल जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक को ही जाता है। जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज सन 1808 में की थी। तो यहाँ पर आपकी ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि परमाणु की खोज कौन से सन में हुई थी, तो परमाणु की खोज हुई थी सन 1808 में। इसके बाद आगे हम बात करें कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने।
जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर परमाणु के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि परमाणु क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि इन्होंने परमाणु की प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, कि उस टाइम इनको भी थोड़ी सी कम नॉलेज थी। परमाणु की खोज नई नई हुई थी, परमाणु को नया नया नाम दिया ही गया था, इसीलिए उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाद में नए नए साइंटिस्ट आते गए और वो इन्हीं के तथ्यों के आधार पर आगे एक्सपेरिमेंट करते गए और उन्होंने परमाणु के बारे में हमें वो बहुत सारी चीज़ें बताई जो आज प्रेजेंट टाइम पे हम लोग हमारी डेली लाइफ में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बुक्स में देख रहे हैं, और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम आज परमाणु को डिटेल में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जॉन डोल्टन ने जो परमाणु के बारे में थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत, जिसे डोल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ये जो परमाणु सिद्धांत था जॉन डोल्टन का, ये इन्होंने दिया था 1808 में, यानी 1808 में, 1808 में दिया गया और जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, मतलब बहुत सारी बातें बताई थी परमाणु के बारे में। सबसे पहली बात तो जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, और सबसे छोटी इकाई होने की वजह से इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट तो इनका ये था कि जो परमाणु होते हैं उसकी कोई भी जो पदार्थ होता है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, यानी सूक्ष्मतम व अविभाज्य कण। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होता है किसी भी पदार्थ का, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात, जॉन डोल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में ये बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग अनुपात में, अलग अलग संख्या में जुड़कर ये अलग अलग यौगिक बनाते हैं, यानी ये विभिन्न अनुपातों में जुड़कर नए नए यौगिक या तत्व बनाते हैं। यानी देखो, अपने आसपास आप जितने भी पदार्थ देखते हो वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ही बने हुए हैं। जैसे अगर आप बात करें वाटर, H2O, पानी होता है ये जल, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। तो इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही जल बना है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किसी न किसी रेशियो में, किसी न किसी अनुपात में जुड़े होंगे और इन दोनों से मिलकर ही क्या बना होगा? जल बना होगा। इसके साथ ही जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें आप लोग जब ऑक्सीजन लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हो, छोड़ते हो। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से मिलकर बनी है? कार्बन और ऑक्सीजन से। तो कार्बन भी एक परमाणु है और ऑक्सीजन भी एक परमाणु है, तो ये दोनों भी मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यानी हम क्लियरली कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक या तत्व जो आप देखते हो वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के किसी निश्चित अनुपात में जुड़ने से ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो जो एक तत्व होता है, तत्व उसके सारे परमाणु एक समान होते हैं। तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान होते हैं। और ये
परमाणु एक समान होने का मतलब क्या है, इनके रासायनिक और भौतिक गुण सेम रहेंगे, रासायनिक व भौतिक गुण समान होंगे। जैसे मान लो ऑक्सीजन तत्व भी होता है, परमाणु भी होता है। तो ऑक्सीजन अपन यहाँ पर बात करें तत्व की, तो जो ऑक्सीजन तत्व है इसके अंदर सारे के सारे परमाणु ऑक्सीजन के ही हैं, और ये सारे परमाणु क्योंकि ऑक्सीजन के हैं इसीलिए इनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो कोई भी तत्व जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उसके सारे परमाणु क्योंकि सेम टू सेम ही होते हैं, तो सेम टू सेम होने की वजह से उनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं। इसके अलावा जो यौगिक होते हैं, यौगिक और मिश्रण की भी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। इनमें जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, यानी ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी आप भी कह सकते हो कि अलग अलग परमाणु मिलकर यौगिक या मिश्रणों का निर्माण करते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो अलग अलग का मतलब जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक, ये एक यौगिक है, कंपाउंड जिसे कहते हैं, ये एक यौगिक है। तो ये किस किस से मिलकर बना है, एक तो ऑक्सीजन से मिलकर बना है और एक ये दूसरा मिलकर बना है कार्बन से। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही परमाणु अलग अलग है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों परमाणु अलग अलग हैं, इसीलिए इनसे मिलके यौगिक बनते हैं। अगर सारे परमाणु सेम होते तो इनसे मिलके जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे तत्व। तो यहाँ पर जो यौगिक और मिश्रण होते हैं ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो अगर ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं इसका मतलब क्या है कि इन परमाणुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, इन परमाणुओं के क्या अलग होंगे, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम से जाना जाता है, उसकी ये मुख्य पॉइंट्स रहे हैं जिन्हें अभिग्रहित नाम से भी जाना जाता है कि परमाणु अविभाज्य होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, ये नए नए अनुपात में जुड़कर नए नए यौगिक और तत्व बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। एक ही तत्व में पाए जाने वाले जितने भी परमाणु होते हैं वो रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होते हैं, जबकि यौगिक और मिश्रणों में पाए जाने वाले सभी तत्व और यौगिक जो होते हैं वो रासायनिक गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक 6th पॉइंट और भी बताया था, इसको मैं यहाँ इधर लिख देती हूँ, इधर 5th डाल के, कि जो परमाणु या जो तत्व या यौगिक होते हैं, तत्व या यौगिक यानी कोई भी पदार्थ जो है इसके अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं, तत्व या यौगिक में जो परमाणु पाए जाते हैं ये हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं, हमेशा ये निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात का मतलब ये हुआ कि इनमें जितने भी परमाणु होंगे उनका रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे जल क्या होता है, वाटर क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन हमेशा 2 है, ऑक्सीजन हमेशा 1 लेना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा जल में सेम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन तो खैर दोनों सेम ही परमाणु से मिलकर बनी होती है, तो वहां पर रेशियो का कोई इश्यू नहीं रहता है। तो यौगिकों के अंदर जितने भी परमाणु पाए जाते हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। पानी आप कीचड़ का लो, पानी आप नल का लो, पानी आप बोरिंग का लो, पानी आप किसी भी नल का ले लो, कहीं का भी ले लो, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा निश्चित ही रहता है। यानी हमेशा निश्चित अनुपात में परमाणु जुड़ते हैं और वो नए नए पदार्थ या यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना कैसी होती है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जॉन डॉल्टन के बाद जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, नील्स बोर, जे थॉमसन जैसे अलग अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु में पाए जाने वाले परमाणु के स्ट्रक्चर में जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में बताया था और परमाणु का मॉडल वगैरह भी समझाए थे। तो परमाणु मॉडल की क्लास हम लोग पूरी अलग से रखेंगे, तो हम लोग परमाणु मॉडल को एक साथ बाद में पूरा देख लेंगे। अभी हम लोग केवल परमाणु की संरचना पर डिस्कस करेंगे, परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो देखो, जो परमाणु की संरचना आप लोग अभी प्रेजेंट में पढ़ते हो वो दी गई थी नील्स बोर के द्वारा सन 1913 में। नील्स बोर ने 1913 में जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उसके हिसाब से ही हम आज वर्तमान में प्रेजेंट में परमाणु की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो देखो, परमाणु की जब आगे खोज की गई तब ये माना गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता। जैसा कि जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी मिनिमम यूनिट होती है जिसे आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु को यानी एटम को हम और आगे डिवाइड कर सकते हैं, यानी परमाणु के अंदर भी 3 टाइप के और भी कण यानी पार्टिकल्स पाए जाते हैं और वो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु का स्ट्रक्चर होता कैसा है, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखो, परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान देंगे आप लोग। परमाणु के सेंटर में तो परमाणु का नाभिक होता है और ये बाहर कक्षाएं होती है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये परमाणु का जो सेंटर है इसे बोलते हैं परमाणु का नाभिक। इसे बोला जाता है परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ये जो बाहर की सर्कुलर फॉर्म में दे रखी है ये होती है परमाणु की कक्षा यानी ऑर्बिट्स। इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट, यानी परमाणु की कक्षाएं के 2 कोश भी कह सकते हैं, परमाणु की कक्षा। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 2 पार्टिकल्स यानी 2 कण पाए जाते हैं, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और ये बाहर के जो सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, या इनको आप कोश भी कह सकते हो, कक्षाएं या कोश। तो जो कोश होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बिल्कुल सर्कुलर डायरेक्शन में। नील्स बोर के अकॉर्डिंग किसी भी परमाणु का यानी एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सेंटर में उसका न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर फॉर्म में हमेशा इस नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु के अंदर ये जो कक्षाएं होती है वो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर के, एल, एम, एन डैश डैश से डिनोट की जाती है। यानी नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो पहली कक्षा होती है उसे बोलते हैं के, पहली कक्षा को बोलते हैं के, यानी के होती है फर्स्ट वाला कोश। सेकंड कोश को एल, यानी इन्होंने के से ही स्टार्ट किया, फर्स्ट कोश के, एल, फिर एम, एन एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे।
यानी फर्स्ट कक्षा के सेकंड एल, तीसरी एम, चौथी एन एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे। यानी परमाणु की जो वृत्ताकार कक्षाएं होती है उन्हीं के एल एम एन डैश 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 इस तरह से बोला गया। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो कक्षा होती है उन्हें के एल एम एन इस तरह से डिनोट किया गया। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको ज्ञात करने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फॉर्मूला दिया था 2n²। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था 2n², जहां पर n क्या होता है? n होती है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षा की संख्या, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरह से कक्षा की। यानी नील्स बोर के अनुसार परमाणु का, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सेंटर में उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, और बाहर की सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों की हर कक्षा में, हर ऑर्बिट में एक फिक्स संख्या होती है और फिक्स एनर्जी होती है। ये उसी संख्या और उसी एनर्जी के साथ उस कक्षा के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। और वो संख्या बताने के लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला बताया था 2n²। यानी किसी भी कक्षा में आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n², जहां पर n कक्षा की संख्या होती है और इस कक्षा की संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू पुट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षाओं में उसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिक में न्यूट्रॉन्स कहाँ, कितने, किस तरह से व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कब की थी। और क्योंकि ये सारे आवेशित कण होते हैं तो कौन से कण पर कौन सा आवेश होता है वो सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी ऋणावेशित। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को E- से डिनोट करते हैं। इसी तरह बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी धनावेशित कण। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये जीरो चार्ज, नॉट एनी चार्ज, यानी आप इसको ये बोल सकते हो जीरो चार्ज। निरावेशित भी कह सकते हो आप इसको, निरावेशित।
यानी इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। दूसरी हम बात करें इस पर आवेश की मात्रा, आवेश, तो इस पर इलेक्ट्रॉन होता है 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। सी से मतलब है यहाँ कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक होता है और कूलाम वैसे साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने आवेश के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम के आधार पर आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन पर यही आवेश प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, यानी चार्ज। आवेश को आप चार्ज भी लिख सकते हैं, चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं, तो न्यूट्रॉन पे आएगा 0, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करें हम इनकी डिस्कवरी यानी खोज की। डिस्कवरी यानी खोज। बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, यानी इनका नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। इनको शॉर्ट में जे थॉमसन भी कहते हैं। उसके बाद बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज वैसे तो मैं बता दूं आपको कि 1886 में ई गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉनों के बारे में बताया था कि जो कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, इसीलिए ई गोल्डस्टीन का नाम यहाँ पर नहीं आता। हालांकि डिपेंड करता है क्वेश्चन में एग्जाम किस तरह से पूछा गया है। अगर उन्होंने ऑप्शन में आपको ई गोल्डस्टीन दे रखा है तो आपका आंसर ई गोल्डस्टीन ही होगा। बाकी जब आगे रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था तो उन्होंने परमाणु के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को खोजा था, उसी का नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया था। इसीलिए प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाएगा? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड का पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जोसेफ जॉन थॉमसन यानी जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी सन 1897 यानी 1897। प्रोटॉन की खोज की गई थी 1917 में। कई बार इसके बारे में 1920 भी लिखा आता है, इसलिए क्योंकि जो रदरफोर्ड थे इन्होंने 1917 में एक्सपेरिमेंट किया था जो 1920 में सक्सेस हुआ, इसीलिए कई बार कुछ बुक्स में ये 1917 भी लिखा जाता है और कई बार ये 1920 भी लिखा जाता है। अब बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स की खोज हुई थी 1931 में। कई बार इसमें भी वही वेरिएशन चलता है 1932 में। एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जिस सन में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उस बेस पर कई बार अलग अलग बुक्स में इसके बारे में अलग अलग आ जाता है। तो अगर आपका 31 ऑप्शन आता है तो भी सही होगा और 32 आता है तो भी सही होगा, यानी आपका 1931 और 1932 दोनों सही है। हालांकि एग्जामिनर को पता होता है, इसलिए वो दो ऑप्शन कभी भी नहीं देते। भाई ऐसा नहीं कि 31 भी आ जाएगा और 32 भी आ जाएगा, दोनों में से आपके एक साथ ही
एक बार में एक ही आता है, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहें कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपको वो ये वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, क्योंकि आपके दोनों में से कोई सा भी एक ही आंसर एग्जाम में आता है, दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं। तो अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो कि परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, और बाहर की जो ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी कॉमन जानकारी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऋणावेशित होते हैं, इसीलिए इनको ई माइनस से लिखते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी धन आवेशित कण होते हैं, इसीलिए इन्हें पी प्लस लिखते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये जीरो आवेशित होते हैं, इसीलिए इन्हें एन के ऊपर जीरो लगाकर लिखते हैं। इनके ऊपर आवेश यानी चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होती है। प्रोटॉन पर भी सेम होती है, बस ये चार्ज प्लस में होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इन पे जीरो आवेश होगा। डिस्कवरी यानी खोज की बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज जोसेफ जॉन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की सन 1897 में। बात प्रोटॉन की करें तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की 1917 में। 1917 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुली हो गया था 1920 यानी 1920 में। तो आप दोनों में से दोनों सही याद रख सकते हैं, दोनों आपके आंसर सही है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की 1931 में। तो ये भी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चलता है, 1931, 1932, 1931 और 1932, तो दोनों आपका आंसर सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ने के बाद में अब हम लोग परमाणु के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो सीखते हैं। परमाणु का जो साइज होता है वो होता है 1A। देखो ये जो ए के ऊपर जीरो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यानी परमाणु का जो साइज होता है, परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻−10 मीटर के समथिंग होता है। सेकेंड हम बात करें एटॉमिक मास यानी परमाणु भार, यानी परमाणु का जो भार होता है वो, तो देखो परमाणु का जो भार होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम से लेकर 4.52 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम के बीच होता है। यानी इन दोनों के बीच में होता है। जो मैं आपको बता दूं कि ये जो परमाणु होते हैं इनमें ये हीलियम और सीजियम नामक परमाणु होते हैं, उनके बीच का होता है ये, क्योंकि सबसे भारी और सबसे कम वाले के बीच का लिखा हुआ है। इसके बाद से नेक्स्ट हम बात करें परमाणु की त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। परमाणु की रेडियस कितनी होती है, तो परमाणु की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻9 मीटर, यानी इसको पिकोमीटर भी कहते हैं। 1 पिकोमीटर या 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है, यानी इतने समथिंग होती है। उसके बाद परमाणु के व्यास की हम बात करें तो परमाणु का जो व्यास होता है वो 62 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 520 यानी 520 इंटू 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है, इसके बीच का होता है। नेक्स्ट हम बात करें खोज की, तो आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो परमाणु है उसकी खोज सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, ये सब। तो हम यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स आप लोग पढ़ते हो, इन्हें आप एलिमेंट्स तत्वों की फॉर्म में पढ़ते हो, तो ये परमाणुओं से मिलकर ही बने होते हैं, और ये इनके परमाणुओं के नाम, देखो तत्वों का नाम और परमाणु का नाम सेम ही होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ऑक्सीजन परमाणु भी होता है और ऑक्सीजन तत्व यानी एलिमेंट भी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन को एलिमेंट इसलिए बोला क्योंकि वो ऑक्सीजन उन एक जैसे ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ था, यानी एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बना होने की वजह से ही उसका वो नाम बिल्कुल सेम ही होता है। इसलिए जो तत्व और परमाणु आप पढ़ते हो उनके नामों में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाइड्रोजन तत्व भी है, परमाणु भी है, ऑक्सीजन तत्व भी है, परमाणु भी है, कार्बन तत्व भी है, परमाणु भी है। वो इसलिए है, ऐसा नहीं कि वो दोनों एक है, दोनों एक नहीं होते।
परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं, और क्योंकि एक जैसे परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं इसीलिए उनके नाम बिल्कुल सिमिलर होते हैं सुनने में। जैसे ऑक्सीजन है तो तत्व ऑक्सीजन भी होगा और उसका परमाणु भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब परमाणु के बारे में और डिटेल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़े से कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं परमाणुओं के। एक्चुअली क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं इनमें हर परमाणु का अपने आप में एक एलिमेंट की फॉर्म, यानी तत्वों की फॉर्म में वो पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आप एलिमेंट भी कह सकते हो, यानी तत्व भी कह सकते हो, परमाणु भी कह सकते हो, इसलिए क्योंकि वो दोनों सेम ही चीजों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो एलिमेंट, तो एलिमेंट एक जैसे ही परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, इसलिए वो उसी एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके सारे परमाणु हाइड्रोजन है, कार्बन है तो उसके सारे परमाणु कार्बन है, मतलब एक जैसे सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको भी इनमें से लगभग ये मान लो कि 20 तो आपको याद होने ही चाहिए। वैसे तो जनरली हम लोगों के 30 होते हैं जो ज़्यादातर काम आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से 1 से लेकर 30 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग लिखने वाले हैं इससे रिलेटेड मैं आपको आगे वो भी बताऊंगी कि अपन ने जो नंबर आगे डाला है 1 2 3 4 5 से, जो अपन नंबर बोलते हैं, भाई हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, लिथियम 2 3 नंबर पे आता है, तो वो क्यों बोलते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। लगभग ये मान लो कि मैं आपको 20 लिखवा देती हूँ, बाकी तो आपको पता ही होगा कि पूरे अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं जिनकी खोज हो चुकी है, और आगे फ्यूचर में 4 नए और एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में नॉलेज है साइंटिस्ट को, लेकिन अभी उनका नाम नहीं दिया गया, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ते नहीं है। तो टोटली तो 118 है, बट अपन को जनरली जो पढ़ने हैं वो 30 तक होते हैं। फिर भी हम लोग आपको 20 लिखवा रहे हैं, तो आप उन 20 को तो बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि आप उनको डेली रूटीन में याद कर सकें, और जब हमारे वो काम आएंगे तो आपको डायरेक्टली पता हो कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, कैल्शियम 20 पे आता है, तो वो सारी चीज़ें तो आप नोट करते हुए चलेंगे। इधर तो हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर, इधर हम लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, और इधर हम लिखेंगे सिंबल, इसका प्रतीक, यानी ये तो है परमाणु संख्या, इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसके बाद नेम ऑफ एलिमेंट यानी तत्व का नाम, और ये इसका प्रतीक। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम सेम ही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, यानी हाइड्रोजन को H से लिखते हैं। हीलियम He होता है, लिथियम Li होता है, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, और नियोन Ne।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये तो हुए 1 से लेकर 10 तक के। तो आप इनको राइट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो अब इसके आगे लिखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, सॉरी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, सोडियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम आएगा। सोडियम को लिखते हैं Na, इसका नेट्रियम होता है नाम, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, ऑर्गन Ar, पोटेशियम K, क्योंकि इसका नाम केलियम होता है लैटिन भाषा में, और कैल्शियम Ca। तो इसको भी आप नोट कर लें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ तक के एलिमेंट आपके वैसे तो देखो 30 तक भी काम आते हैं, तो चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने आपको 20 नोट करवा दी है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये जो परमाणु संख्या हमने लिखी इसका क्या मतलब होता है, वो सारी चीज अपन समझने वाले हैं। देखो जैसा कि हमने सीखा था अभी कि जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यानी इसका नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और ये बाहर के ऑर्बिट होते हैं, यानी कक्षा या कोश लिख दो इसको, होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये बाहर की वृत्ताकार कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी जो देखा 1 2 3 4 5 6 जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, वो हमने 1 2 3 क्यों लिखा, किस बेस पर लिखा, क्या वो कोई सीक्वेंस होता है जो अपन ने 1 2 3 लिख दिया था, तो वो हम समझने वाले हैं। तो देखो हम समझते हैं परमाणु संख्या जो आपने लिखी थी वो परमाणु संख्या होती क्या है। परमाणु संख्या या इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। सबसे पहली बात तो एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड, कैपिटल जेड से। किसी भी एटम के अंदर परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या।
यानी किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और किसी भी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना है, यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कहा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आने का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। यानी कोई सा भी परमाणु, अगर आप ये कहते हो कि 20 नंबर, जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो कैल्शियम 20 नंबर पे आने का मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम में 20 ही तो प्रोटॉन है और 20 ही क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर आप किसे कहोगे, प्रोटॉनों की संख्या को। यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जब आपने लिखा 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये जो आपने लिखा इसका मतलब ये जो 1 2 3 है ये क्या है, पर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु में क्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या। यानी ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको ये डिनोट करके बताता है कि इस परमाणु में इतने प्रोटॉन है, इस परमाणु में इतने प्रोटॉन है। और क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इसीलिए आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा अलग होती है। जैसे कि हमने यूं कहा कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर जरूरी नहीं है कि इसमें न्यूट्रॉन भी 1 हो। हाइड्रोजन के तो बहुत सारे आइसोट्रॉप्स होते हैं, यानी समस्थानिक होते हैं, जिनमें किसी में 0 न्यूट्रॉन भी होता है, किसी में 1 न्यूट्रॉन भी होता है, किसी में 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और इसी बेसिक पर इनके नाम वो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम दिए गए हैं, जो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोट्रोप यानी 3 समस्थानिक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन भी उतने ही हो। न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के बराबर भी हो सकती है, प्रोटॉनों से कम भी हो सकती है, और प्रोटॉनों से ज्यादा भी हो सकती है। हर परमाणु के अंदर ये उसके हिसाब से होता है, क्योंकि ये परमाणु की पर्टिकुलर विशेषता होती है, उसकी स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, प्रोटॉन कितने भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं। पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या में हमेशा बराबर होंगे। ये एक परमाणु की खास प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है। अगर आप कहते हो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 ही उसमें प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन उसमें अलग अलग हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी परमाणु में कभी भी न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो ये जरूरी नहीं होता। बराबर हो भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो हम यहाँ तक का नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे हम लोग कि परमाणु में इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से गुण होते हैं परमाणु के बारे में, और कौन कौन सी चीजें जो हमें पढ़नी है। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी इसको आप बोल सकते हो परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखो, किसी भी परमाणु के अंदर उसका समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो परमाणु होता है उसका 99.94% जो भाग है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है, और बाकी का बचा हुआ भाग उसके जो बाहर के ऑर्बिट होते हैं वो कवर करके चलते हैं। तो अगर परमाणु का समस्त भाग पूरा का पूरा यानी 99.94 भाग उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस है, इट मीन्स परमाणु का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में ही होगा। और परमाणु के न्यूक्लियस में क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए जो एटॉमिक मास यानी परमाणु का द्रव्यमान होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यानी परमाणु का जो एटॉमिक मास यानी ए होता है वो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं उनका टोटल ही उसका एटॉमिक मास होता है। क्योंकि कोई भी एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, और परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इसी कारण हम यूँ कह सकते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप टोटल कर दो, उनको जोड़ दो तो आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। एक और चीज, इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, किसी भी इसको डिनोट कैसे करेंगे? देखो, ये कोई एटम है, ये सिंबल है एटम का, यहाँ एटम लिख सकते हैं अपन। ये जो एटम होता है इसके यहाँ ऊपर तो लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर यानी Z, और यहाँ लिखा जाता है एटॉमिक मास यानी A। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोडियम, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें सोडियम, अब इस सोडियम में आपको इसका नंबर, एटॉमिक नंबर भी लिखना है और एटॉमिक मास भी लिखना है। तो देखो, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, तो ये 11 नंबर पे आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो क्या 11 और इसका मास होता है 23। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसी तरह आप कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H से, और आपको याद है हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का जो, वैसे आपको मैं बता दूं क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसका जो मास है वो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। बट मैंने एक एग्जांपल लिख दिया 1H1, यानी हमने मास को ऊपर लिख दिया और एटॉमिक नंबर का उसके नीचे लिख दिया। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई होती है वो उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, यानी उसका एटॉमिक मास है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आप यहाँ से देखो आराम से ये भी निकाल सकते हो, 23 में से 11 माइनस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन यहाँ पर 22 आएंगे, सिंपल। और ऐसे यहाँ पर 1 इसका टोटल मास है, प्रोटॉन निकाल दो तो न्यूट्रॉन बच जाएंगे, 1 में से 1 यानी 0, यानी ये वो हाइड्रोजन का वो वाला आइसोटोप है जिसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 0। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एटम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, कुछ नॉर्मल चीज़ें जो अपन को स्टार्टिंग से ही पढ़नी होती है। कई बार स्टूडेंट्स को किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो उसको पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो हमने आपको बहुत ही बारीकी से छोटा छोटा सारी चीज़ें समझा दी है, जो आपके न केवल एकेडमिक लेवल के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इन्हीं में से छोटे छोटे से क्वेश्चन पुट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है और आपको सीखने हैं। तो आप इनके बेस पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम लोग आपको इस क्लास का वो डिस्क्रिप्शन शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, ताकि आप वहाँ से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी फ्रेंड ग्रुप हैं जो साइंस की क्लास को सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनमें हमारी चैनल के लिंक को आप शेयर करें। आप भी अपने चैनल पर रेगुलर इसको देखते रहें, वीडियो को एक भी वीडियो मिस नहीं करें, क्योंकि हम लोग आपको बिल्कुल जीरो से यानी बिल्कुल लो लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक, उसके पीक लेवल तक हर टॉपिक को पूरा पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो आप इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।